नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर हाजिर हैं कृषि जगत की हलचलों के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आगे भी जारी रहेगी कुछ समसामयिक विषयों पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कृषि जगत की ओर खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। पशुपालक किसान पशुओं के निःशुल्क टीकाकरण के लिए कराए निबंधन। पशुओं पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग न करे पशुपालक। इस मौसम में अगेरिक्स प्रभेद से करे मशरूम की खेती। पशुपालन ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पशुओं, खासकर दुग्धधारू पशुओं का बीमार हो जाना पशुपालक किसान भाइयों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। इसलिए प्रदेश सरकार पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सहयोग से फिलहाल बिहार के 21 जिलों में पशु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा योजना चला रही है, जिसकी तहत पशुओं को गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाने के लिए पशु टीकाकरण करवा रही है। टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क है। जरूरत है कि किसान टीकाकरण के लिए अपने पशुओं का संबंधित विभाग से निबंधन अवश्य करवाएं। हर राज्य में, पूरे प्रदेश में HSBQ गलाघोटू एवं लंगड़ी बीमारी का टीकाकरण का कार्यक्रम पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चल रहा है। इसलिए हम पशुपालक भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इस टीकाकरण का लाभ अपना लें, जहां हर पंचायत के लिए एक टीकाकर्मी बहाल किया गया है जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा। और आप उस टीकाकर्मी के जहां जाते हैं अपने अपने पशु को मैंने टीका लगवा लें। पशुपालक किसान बंधुओं, ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन है और इसका मुख्य कार्य है पशुओं के प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचित कर नवजात शिशु को बाहर लाने में मदद करना और पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित कर दुग्ध स्रावित करना। कुछ पशुपालक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग अप्राकृतिक रूप से दुग्धधारू पशुओं का सारा दूध बाहर निकालने के लिए करते हैं, जिसके कारण पशुओं में भविष्य में सामान्य रूप से दूध देने में काफी कठिनाई होने लगती है। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 के सेक्शन 12 और IPC की धारा 429 के तहत पशुओं में ऑक्सीटोसिन का उपयोग दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है और पशु चिकित्सक के परामर्श के बिना पशुओं में इसके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। इसलिए पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वह स्वयं भी इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में बिल्कुल ना करें और दूसरे पशुपालकों को भी जागरूक करें। खबरें खेती की में अब बारी है एक सफल और प्रगतिशील किसान से आपकी मुलाकात करवाने की। आज के सफल किसान एक ऐसे युवा है जो फूलों की खेती करते हैं। राजधानी पटना से सटे मनेर प्रखंड के शेरपुर ग्राम के निवासी मूलेंद्र कुमार ने 1.5 बीघा जमीन पर गेंदा फूल की खेती की है। यही इनकी आजीविका का मुख्य साधन भी है और आज यही इनकी खास पहचान भी बन चुकी है। धान, गेहूं, दलहन आदि फसलों को पालते पालते ऊब चुके खेत इन पीले पीले आकर्षक गेंदा फूलों को अपनी गोद में पाकर खुश हो गए हैं। इसका माध्यम बने इस किसान का साथ दे रहे हैं। महज 1.5 बीघा जमीन पर मूलेंद्र गेंदा लगाते हैं और यही फूल बाजार में बिककर इस युवा किसान की घर गृहस्थी भी चलाते हैं। दरअसल फूलों का आज अपना बाजार है जो बढ़ता ही जा रहा है। शादी विवाह समेत तमाम पारिवारिक धार्मिक उत्सवों पर इन फूलों की खुशामद होती है जो मूलेंद्र को अच्छी आमदनी करा देते हैं। ये युवा किसान आत्मनिर्भरता को तरजीह देता है। घर परिवार से दूर होकर अर्थ की तलाश में इसकी आस्था नहीं है।
खेती में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल के बीच हमारे दुग्ध उत्पादन किसान भाइयों के लिए भी यंत्र बाजार में उपलब्ध है, जिसकी मदद से कम समय और श्रम में पशुपालक किसान भाई भी काफी अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। ऐसा ही एक यंत्र है मिल्किंग मशीन। यह मशीन ताजा दूध से क्रीम को बड़ी आसानी से निकाल लेता है। फिर इस टोंड दूध का व्यवसाय कर दुग्ध उत्पादक किसान अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। यह मशीन प्रति घंटे 2 से 2.5 क्विंटल दूध की प्रोसेसिंग करने में समर्थ है, जिससे इस्तेमाल से किसान अपने दूध का क्रीम, पनीर और दही के रूप में विस्तार कर अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, मशरूम उत्पादन एक मुनाफे की खेती बन चुकी है। इसके लिए सबसे जरूरी होता है मशरूम के लिए कंपोस्ट या खाद बनाना, जिसमें इस्तेमाल होने वाले अधिकांश चीजें किसान के घर में या आसपास ही मिल जाती है, जैसे भूसा या चोकर आदि। कम समय में कंपोस्ट निर्माण की तकनीक को पाइप मेथड नाम दिया गया है। इसमें भूसा में आवश्यक चीजों को अच्छी तरह मिलाकर जमीन पर फैला दिया जाता है। उसके ऊपर 2 या 3 पाइप तकनीक के अनुसार लगा दिया जाता है। पाइप के ऊपर फिर भूसा डाल दिया जाता है और उसके ऊपर फिर पाइप रखा जाता है। इस तरह से पाइप पर रखे भूसे को प्लास्टिक से पूरी तरह से ढक दिया जाता है, ताकि उसकी गर्मी और गैस बाहर न निकले। फिर नियमानुसार नियत दिनों के अंतराल पर उसकी पलटाई करनी होती है। इस तरह से कंपोस्ट निर्माण में समय, श्रम और लागत कम लगती है। इस तकनीक से निर्मित कंपोस्ट की गुणवत्ता भी लंबी अवधि में निर्मित कंपोस्ट की तुलना में अधिक होती है। किसान भाइयों, सर्दी आ चुकी है और मशरूम की मांग भी काफी बढ़ चुकी है। मशरूम बहुत लंबे समय की खेती नहीं, कम समय में भी इसका अत्यधिक उत्पादन लिया जाना संभव है। ऑर्गेनिक्स अभी के मौसम में उपजाए जाने वाला सबसे बेहतरीन मशरूम है। इसलिए अगर आप मशरूम उत्पादन कर रहे हैं तो अभी ऑर्गेनिक्स प्रभेद को ही आप अपनाएं और उपजाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर और चलते हैं किसान भाइयों। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से स्थिर रहे। टमाटर 4500 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि फूल गोभी एवं पत्ता गोभी 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज, कीजिए मौसम अनुकूल खेती। राजधानी पटना सहित राज्य भर में उत्तर पश्चिम हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे सुबह शाम ठंड में वृद्धि हो सकती है। हालांकि दिन में धूप खिली रहेगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की किस्म 66-197-3 राजेंद्र सरसों 1 या सवर्ण की बुआई जरूर कर लें। बीज दर 5 किलोग्राम हेक्टेयर और बीज को वाविस्टिन 50% धूल 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी हमने देखा कृषि जगत में हो रहे तकनीकी बदलावों से लेकर सफलता की नई कहानी तक। अब वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि
अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है। गेहूं हमारे भोजन का मुख्य आहार होने के कारण इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसकी खेती के साथ साथ किसान भाई अगर अंतर्वर्गीय समेकित कृषि को अपनाएं तो मुनाफा दुगना हो जाता है। तो जी हाँ, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे कृषि विशेषज्ञ केबीके आड़ा से वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण कुमार जी। शशि। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अभी गेहूं की खेती का समय है, क्योंकि अब कम संसाधन और नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर अपनी आय को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, किन किन तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी उपज और आमदनी को ज़्यादा कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर के वरीय कृषि वैज्ञानिक शशि भूषण कुमार। शशि जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो गेहूं के साथ सरसों की जो खेती करते हैं उसके लिए क्या क्या तैयारी हमारे किसान भाई करें, किस विधि का उपयोग करें और कौन कौन से किस्मों का चयन करें ताकि उनका उपज अच्छा हो? गेहूं के साथ सरसों की खेती कैसे करें? अमूमन हमारे यहाँ जितने भी किसान भाई हैं उन लोगों का जो प्रारंभिक रूप से जब से वो लोग खेती कर रहे हैं तो छिटकावा विधि से गेहूं की बुआई करते हैं। और छिटकावा विधि में वो क्या करते हैं कि गेहूं के बीज के साथ सरसों के बीज को भी मिला देते हैं। इससे हानि क्या होती है कि मान लीजिए कि खरपतवार अगर हमारे गेहूं के फसलों में आ रही है, उस समय में हम किसी भी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर सरसों की फसल तो पहले मर जाती है, भले खरपतवार मरे चाहे नहीं मरे, लेकिन मरता है खरपतवार भी, क्योंकि सरसों के जो पौधे होते हैं बहुत कोमल होते हैं। तो भाइयों, इसको लगाने के लिए कुछ जो कृषि की विधियां हैं उसमें आपको थोड़ा बदलाव लाना होगा। आप ऐसा करें कि 0 टिलेज मशीन, शून्य जुताई संयंत्र से आप गेहूं की बुआई करें, जिसमें आपका लागत बहुत कम आता है, नहीं के बराबर। अमूमन जो हम लोग खेती करते हैं उस खेती में होता है खेत की जुताई करना, फिर उसमें पटा चलाना, खेत को समतल करना। अगर खेत में खरपतवार नहीं है तो आप सीधे खाद और बीज आप 0 टिलेज के सीड और फर्टिलाइज़र बॉक्स में डालिए और गेहूं की बुआई कीजिए। आप गेहूं के बोते के समय जो फर्टिलाइज़र का जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में एक किनारे मतलब उसको अगर हम कृषकों की भाषा में बोले तो हर आंतर पर हम एक डब्बा को उसमें चोक कर देंगे, बंद कर देंगे किसी चीज़ से कूट काट करके, और उसमें फर्टिलाइज़र और सरसों का बीज हम मिला देंगे। हर आंतर में लगभग 0 टिलेज में 11 फार या 9 फार होता है। हर एक आंतर पर एक एक लाइन सरसों का लगते हुए पूरे खेत में चला जाएगा। तो आप जो मिक्स करके लगाते हैं, और होता है क्या कि अमूमन गेहूं की जो बुआई है
वो देर तक होती है, हमारे यहाँ लगभग दिसंबर माह तक चली जाती है। कि गेहूं के साथ आपने बातचीत के क्रम में बताया था कि आय बढ़ाने के लिए मेथनॉल और ईख की भी खेती की जा सकती है। चूँकि ये दोनों नया प्रयोग होगा, तो अगर कोई किसान भाई मेथॉल या ईख की खेती करना चाहे तो उनके लिए क्या अलग से तैयारी करनी होगी और किस विधि से इसकी खेती वे कर सकते हैं? चूँकि जाड़ा का महीना है, उस समय में मेंथा का बढ़वार एकदम रुका हुआ रहेगा। 15 जनवरी मकर संक्रांति के समय में जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जाती है तब टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो मेंथा का भी विकास होने लगेगा। 120 दिन के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेंथा की कटाई करके और डिस्टिलेशन के माध्यम से उसका हम तेल निकालेंगे। 1 एकड़ में लगभग 40 से 45 किलो तेल निकलता है और उस तेल की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 1200 रुपये लीटर। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि आपकी अतिरिक्त आमदनी लगभग 48,000 रुपये की आपको समय में आ जाती है। गेहूं लगाए आप, गेहूं कम से कम उत्पादन अगर तो 10 से 12 कुंटल, 10 से 12 कुंटल तो गेहूं का दाम उसमें जोड़ लीजिए आप। ये 2 फसल आपने 120 दिनों के अंतराल पर अपना निकाल लिया। गेहूं की कटाई हो गई, अब बचा है आपका मेर। तो मेर जो है, मेर अब खाली हो गया, गेहूं की कटाई हो गई है, नाली में हम फिर पानी पटाएंगे। मेंथा की फसल जो है वह लगभग उसका जो कटाई 2 से 3 बार होता है। तो हम क्या करेंगे, मेर पर हम खुरपी से उस पर मूंग लगा देंगे। मूंग लगा देंगे हम, अमूमन 1 बीघा में 2 से लेकर 2.5 कुंटल हमको मूंग होता है, जिसका मार्केट वैल्यू 7,000 रुपये कुंटल से लेकर के 8-9 हज़ार रुपये कुंटल तक होता है। तो अतिरिक्त आय वह 60 दिन की फसल है। और मेंथा की फिर कटाई हम 90 दिन के बाद हम क्या करेंगे कि मेंथा की कटाई हम फिर कर लेंगे। तो उसमें वहाँ पर फिर हमको पहले कटाई की अपेक्षा दूसरे कटाई में तेल की मात्रा ज़्यादा होगी। चलिए हम ज़्यादा मात्रा पर नहीं जाते हैं, 40 किलो तेल ही हमको अगर फिर निकल गया अगर, तो हमको फिर यहाँ पर आमदनी अच्छी खासी हमारी हो जाती है और मूंग से भी हमको आमदनी बेहतर हो गई। अगर हम अब यहाँ पर है कि अगर हम मेंथा कल्टीवेशन करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं या उसका सीडलिंग्स नहीं मिल पा रहा है, कुछ परेशानियां हैं, आप वहाँ पर सीधे गन्ना की तरफ स्विच ओवर हो जाएं। हम क्या करेंगे, हम गन्ना की खेती 2 बार होती है, शीतकालीन और बसंतकालीन। तो शीतकालीन का समय शुरू होता है दिसंबर महीना में। तो दिसंबर महीना में हम क्या करेंगे, गेहूं के जो नाली है उसमें पानी पटाएंगे और गन्ना का गेंडी काट के उसमें 3-3 आँख का गेंडी काटेंगे और उसमें 1 आँख पर 1 आँख को चढ़ा करके गेंडी को पूरे खेत में रखते हुए और पैर से दबाते हुए चले जाएंगे। पाँकी वहाँ पर है ही, वह गन्ना ढक जाएगा। जस्ट टेम्परेचर जब बढ़ता है तो गन्ना का अंकुरण शुरू हो जाएगा। आप गेहूं को 120 दिन के बाद काट लीजिए, गन्ना को आप उसमें छोड़ दीजिए। गन्ना 11 महीने की फसल है। आपको अतिरिक्त कि 1 एकड़ गन्ना अगर हम लगाते हैं तो कम से कम हमको 250 कुंटल गन्ना का उत्पादन होता है। तो 250 कुंटल अगर गन्ना होता है तो फिर आप अपनी आर्थिक संबलता और संपन्नता दोनों का अगर आकलन करेंगे, आपको लगेगा कि हमको 5 एकड़ या 10 एकड़ खेती करने के बजाय हम अगर सिस्टमेटिक ढंग से 1 या 2 एकड़ खेती करें, पूरे संसाधन के साथ करें अगर, तो हमारे लिए बेहतर आमदनी का स्रोत खेती हो सकता है। 2 मत इसमें नहीं है कि खेती में हानि है या खेती में घाटा है, बशर्ते कि उसको सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो शशि जी, आपने किसानों के आय बढ़ाने हेतु बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर इस पद्धति पे हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। तो किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिक शशि जी ने जो जानकारी दी, उम्मीद है आप इनके सुझावों से बहुत लाभान्वित होंगे। और शशि जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। पशुपालक किसान भाई, लंपी एक महामारी का रूप ले रहा है। ऐसे में ना सिर्फ हमें आर्थिक क्षति ही हो रही है, साथ ही साथ पशुधन की भी हानि हो रही है। तो इससे बचाव कैसे किया जाए, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम जो बात करेंगे वह करेंगे पशुपालन पर करेंगे कि जाड़े का मौसम शुरू हो चुका है और एक जो अभी प्रचलन में आया है LSD, पशुओं में जो होने वाला एक संक्रामक रोग है LSD, लंपी स्किन डिजीज, उसके बारे में हम आपको आज जानकारी प्रदान करने वाले हैं। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं पिपरा कोठी मोतिहारी में।
सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, अभी का जो समय है वो कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि जो अभी एक संक्रामक रोग प्रचलन में आया है, LSD, लंपी स्किन डिजीज, उससे पशुओं में एक खास तरह का जो संक्रामक रोग उत्पन्न हो रहा है, हमारे पशु संक्रमित हो रहे हैं। सर, ये LSD रोग है क्या? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसानों के लिए पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो इंश्योरेंस की तरह काम करता है। यानी यदि किसी भी तरह का नेचुरल कैलेमिटी आता है, सुखाड़ हो, दहाड़ हो, वहाँ पर पशुपालन एक ऐसा उद्योग है जिसमें किसानों को एक आमदनी प्राप्त करता है। तो यह एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। लेकिन कुछ दिनों में एक बीमारी बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रही है। उस बीमारी का नाम है LSD, लंपी स्किन डिजीज या गांठदार त्वचा रोग। यह रोग भारत में पिछले 1 से 1.5 साल से काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है, खासकर बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में भी। यह बीमारी विषाणुजनित बीमारी है जो कि कैप्रीपॉक्स वायरस से होता है, उसी की फैमिली के वायरस से यह रोग पशुओं में फैलता है। पशुओं में यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता है और ख़ासकर पशुओं के सिर, गर्दन, पेट की त्वचा, पीठ की त्वचा पर गांठ बनता है और ये गांठ धीरे धीरे बड़ी होकर के फूट जाता है और फूटने के पश्चात वह घाव बन जाता है। और यदि इसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया तो पशु की मृत्यु हो जाती है और इस रोग ने पशुपालकों की कमर तोड़ दी है तथा भारत सरकार के निर्यात के व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ है। भारत सरकार भी चिंतित है और इस रोग को बचाने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है, चाहे वो टीकाकरण के माध्यम से हो, चाहे वो किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम हो। सभी तरह के उपायों के द्वारा इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। सर, हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो अगर ये इस रोग का पहचान कैसे करें कि हमारा पशु LSD से ग्रसित हो चुका है और इस रोग से ग्रसित होने के बाद अपने पशुओं का बचाव किस तरह से सर करें? सबसे पहले आपके पशु फार्म जहाँ पर आप पशुपालन कार्य कर रहे हैं वहाँ पर पशुओं को तेज़ बुखार, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, भूख में कमी और त्वचा पर गांठ दिखना शुरू होगा। इस तरह के यदि लक्षण दिखाई दे, सर्वप्रथम आप अपने निकट के पशु चिकित्सालय से तुरंत जाकर संपर्क करें तथा LSD का जांच करवाएं। जांच के उपरांत यदि आपके पशु फार्म में इस रोग की पुष्टि हो जाती है तो सबसे पहला काम करना है कि जो पशु बीमार है उस पशु को आप स्वस्थ पशु से बिल्कुल अलग कर दीजिए। खाना, पानी, दाना, चारा, इवन कि किसी तरह का मिक्सिंग ना हो स्वस्थ पशु से और बीमार पशु से। दूसरा, यदि आपके यहाँ लेबर काम करने आता है पशुशाला में तो पहले स्वस्थ पशु को दाना पानी लगाने के उपरांत ही अंत में जो बीमार पशु है उसको दाना पानी देना चाहिए। और स्वस्थ पशु को देने के उपरांत हाथ धो करके ही बीमार पशु को वो देने जाए। और जब वह बीमार पशु को दाना पानी इत्यादि लगाता है तो पुनः अच्छी तरह से साबुन से, खास करके लाइफबॉय साबुन या अन्य कोई भी साबुन उपलब्ध हो, उससे हाथ पैर को अच्छी तरह से धोने के बाद ही पशुशाला से बाहर आएं। और अपने पशुशाला के आसपास किसी भी तरह का गंदगी न रहने दें जिससे मक्खी मच्छर पनपते हैं। मक्खी मच्छर इस रोग को पशुओं में फैलाने में बहुत मदद करते हैं। तो पहला है कि आपको सबसे पहले अपने पशुशाला की सफाई करने के लिए चूना, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल या हाइपोक्लोरिक एसिड का उपयोग कीजिए ताकि पशुशाला स्वस्थ रहे, वहाँ मक्खी मच्छर इत्यादि का प्रकोप कम से कम हो ताकि यह रोग पशुओं को न फैले। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी जा रही है हमारे पशुपालक भाइयों को। सर, इसी संदर्भ में जो अगला सवाल है वह यह है कि
जो हमारे जो आमतौर पर सर हम ये देखते हैं कि जो हमारे छोटे पशुपालक भाई हैं वो सर किसी भी पशु को किसी रोग से ग्रसित होने पर फिनाइल या तारपीन का तेल उपयोग करके और उसको समझते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। तो सर घरेलू उपचार LSD में या लंपी स्किन डिजीज में कितना कारगर है और घरेलू उपचार है क्या सर इसका? LSD को नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं कि हमारे पशु को LSD हो गया और हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब आपको संज्ञान में आया कि हमारे पशुओं को LSD रोग हो गया है, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि विषाणु रोग का कोई उपचार नहीं है। इसमें हम अपने पशुओं को जो इम्यून शक्ति है, मतलब जो रोग से लड़ने की क्षमता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं ताकि इस बीमारी को हम फैलने से कंट्रोल कर सकें। इसके लिए आयुर्वेद में या घरेलू उपचार जो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, इसकी थोड़ी बात जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। सबसे पहले आप आंवला, हल्दी, काला जीरा और सराय पत्ती का 200 ग्राम का एक चूर्ण बना लेंगे और 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम अपने पशुओं को आप गुड़ में मिला करके दीजिए। इससे पशु की जो रोग से लड़ने की क्षमता वो बढ़ेगी और ये काफ़ी हद तक ये बीमारी कंट्रोल हो सकता है। दूसरा जो कि NDDB आनंद जो कि राष्ट्रीय विकास बोर्ड है, उसने एक विकसित किया है घरेलू उपचार। उसमें आप 10 पान की पत्ती, 10 ग्राम काली मिर्च चूर्ण, 10 ग्राम काला नमक और गुड़ मिला करके, आवश्यकता अनुसार गुड़, उसको मिला करके पशुओं को पहला दिन हर 3 घंटे पर और दूसरे दिन से हर दिन 3-3 बार आपको देना है। और याद रखिए जब भी आप इसको बनाएंगे तो ताज़ा बनाएंगे। आप देखेंगे कि पशुओं में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और ये रोग का प्रकोप धीरे धीरे पशुओं में कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने LSD यानी लंपी स्किन डिजीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि गेहूं की अंतर्वर्गीय समेकित कृषि को अपनाकर कैसे लाभ कमाया जा सकता है और साथ ही लंपी जैसे गंभीर रोग से कैसे अपने पशुओं को बचाएं। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।